Indeed, some call it the mother of all deals. मदर ऑफ ऑल डील्स। क्या आज से पहले आपने ऐसी किसी डील के बारे में सुना है व्यूअर्स? नहीं सुना तो तैयार हो जाइए, अब से आप लगातार इसके बारे में सुनेंगे, क्योंकि कारनामा ही कुछ ऐसा होने वाला है। जिस डील के नाम में इतना भौकाल हो, अंदाजा लगाइए वो डील असलियत में कैसी होगी। इस डील के बारे में सोचिए जिसका एक्साइटमेंट ईयू प्रेसिडेंट से छिपाए नहीं छिप रहा। सोचिए डील ऐसी है तो उसके बारे में जानकर डोनाल्ड ट्रंप को कैसा लगेगा। वैसे तो कटोरा छाप देश से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोचिए पाकिस्तान के जाहिलों के दिल पर कितने सांप लौटेंगे। अब पाकिस्तान की क्या बात करें, वो तो फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन अपने रक्षा मंत्री से करा रहे हैं, इनका तो खैर छोड़िए। सच तो यह है कि इस डील के बारे में सुनकर भारत से थोड़ी जलन तो किसी को भी होगी, क्योंकि इस समझौते का दायरा ही इतना बड़ा है। ऐसे ही तो उस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं कहा जा रहा है। व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी नए दौर के भारत की। इस नए दौर की खास बात यह है कि अब दुनिया को एहसास हो गया है कि किसी पर इतना भी निर्भर नहीं होना चाहिए कि एक दिन वो आपको ही आंखें दिखाने लगे, एक दिन आपके साथ गुलामों की तरह बर्ताव करने लगे। बहुत देर से ही सही, लेकिन अब दुनिया ये बात समझ चुकी है, मल्टीपोलर विश्व शांति की सॉलिड गारंटी है। और जैसे ही दुनिया में ये आत्म चेतना आई, सब भारत की तरफ दौड़ पड़े। शायद उन्हें भारत से बड़ी उम्मीदें दिख रही हैं, और हो भी क्यों ना। उम्मीद नया मार्केट प्लेस बनाने की, उम्मीद अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाने की, उम्मीद अपने लोगों की खुशहाली की। इनमें से सबसे बड़ी उम्मीद है अपना आत्मसम्मान बचाने की, जिसे दुनिया का सो कॉल्ड दादा आए दिन पैरों के नीचे रौंद रहा है। सोचिए अगर ये डील उन देशों के लिए इतनी खास है तो इसका भारत की इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट कैसा होगा। चलिए बता ही देता हूं। हालांकि अभी इस डील की टर्म्स किसी को नहीं पता, लेकिन तथ्य यह है कि यह समझौता एक साथ दुनिया के 28 देशों के बीच होगा। 27 देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं और 28वां देश भारत है। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के 45 करोड़ और भारत के 1.4 अरब लोगों को मिलकर यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों के बीच होगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% यह होगा, यानी पूरे विश्व की जीडीपी का सीधे सीधे 1/4, 1/4। 2024-2025 में भारत और ईयू के बीच 137 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। सोचिए जब मदर ऑफ ऑल डील्स होगी उस वक्त के आंकड़े कैसे होंगे। असल में ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और ईयू के यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को दिल्ली में ही ईयू और भारत की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि उस मीटिंग के बाद भारत का ईयू के बीच औपचारिक तौर पर फ्री ट्रेड डील का ऐलान किया जाएगा। यही वही डील है जिसका जिक्र उर्सुला वॉन डर लेयन ने दावोस में किया। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की सरकार की, भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों तरफ 90% से ज्यादा गुड्स पर टैरिफ खत्म या बहुत कम हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ से खुलकर व्यापार होगा। भारत के साथ फ्री ट्रेड डील के क्या मायने हैं, यह समझने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात को समझना आज आवश्यक हो जाता है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारत के साथ FTA साइन किया है और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ये। उनका कहना है कि भारत के साथ डील के बाद इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और खुलेंगे और लोगों के वेतन में बम्पर इजाफा होगा।
न्यूजीलैंड की सरकार को एफटीए से कितनी उम्मीद है, इसका सबूत यह है कि वहां के प्रधानमंत्री ने इस डील के लिए अपनी सरकार तक को दांव पे लगा दिया। सोचिए आज भारत की बढ़ती हुई ताकत कितनी मजबूत हुई है कि एक सरकार अपनी साख को दांव पे लगा रही है। सरकार में उनकी सहयोगी एक पार्टी ने गठबंधन तक तोड़ दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी ने डील के मुद्दे पर सरकार को समर्थन दे दिया है। यानी भारत का इंपैक्ट कितना बड़ा है। इंपैक्ट देखिए, यह कैसा गठबंधन हुआ जैसा भारत में बीजेपी और कांग्रेस साथ आ जाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस घटना पर एक विस्तृत लेख लिखा। न्यूजीलैंड में नाराजगी इसलिए थी क्योंकि भारत ने डेयरी सेक्टर को डील से अलग रखा। यही टर्म्स एंड कंडीशंस ईयू के साथ भी रहेंगी। और तो और भारत तो अपने किसानों के लिए अमेरिका के सामने भी अड़कर खड़ा हो गया। देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि देश के किसानों को मैं कभी पीछे नहीं छोड़ सकता और कभी किसी विदेशी को उसमें आने नहीं दे सकता। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। यानी डील, और वो भी अपनी शर्तों पर। इसके बावजूद दुनिया हमारे साथ काम करने को आतुर है। स्पेन के विदेश मंत्री हाल ही में भारत में थे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग में जो कुछ कहा, ये नए भारत की वर्ल्ड पोजीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा विश्वसनीय देश है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है। आजकल के मुश्किल दौर में स्पेन के लिए भारत के साथ मजबूत संबंध बेहद आवश्यक हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। जिसे जो दावा करना है वो करे, जिसे जो सोचना है वो सोचे। जिसे भारत डेड इकोनॉमी लगती है, भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एक और बहुत बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अगर डेड इकोनॉमी लगती है तो लगे, लेकिन भारत को पता है कि भारत कहां खड़ा है। लेकिन सच तो यही है कि वर्ल्ड ऑर्डर में तेजी से एक बड़ा चेंज आया है, बदलाव आ रहा है। और इस बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, किसी की ईगो मसाज नहीं की जाएगी। लेकिन यह तय है कि इस बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल बेहद अहम होने वाला है। जय हो, जय हिंद और जय भारत।